चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। आज हमारे पास 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य पर AC वॉर्ड का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस तूफान के बारे में है जिसने सिर्फ 50 सालों में दुनिया को इतना बदल दिया जितना शायद पिछली कई सदियों में नहीं हुआ था। और हमारा मकसद यही समझना है कि वो जो विक्टोरियन युग की जो एक चट्टान जैसी मजबूती थी ना, वो कहाँ चली गई। और 20वीं सदी के ये बेचैन करने वाले सवाल कहाँ से आए। बिल्कुल, ये कहानी विज्ञान की है, पीढ़ियों के टकराव की है, और सबसे बढ़कर साहित्य में आई एक बहुत बड़ी दरार की। एक दरार, हाँ, जिसने लेखक और पाठक को अलग कर दिया। हाँ, उनके बीच एक खाई खोद दी। तो शुरुआत विक्टोरियन युग से ही करते हैं। 20वीं सदी के लोग जब पीछे मुड़कर देखते थे तो उन्हें विक्टोरियन लोग बड़े उबाऊ लगते थे। उबाऊ और पाखंडी। ऐसा लगता था कि वो एक ऐसे मजबूत घर में रहते थे जिसकी नींव कभी हिलेगी ही नहीं। जैसे कि उनका साम्राज्य, उनका धर्म, परिवार की व्यवस्था, सब कुछ स्थायी था, हमेशा के लिए। तो उनकी दुनिया में अधिकार यानी अथॉरिटी की एक बड़ी भूमिका थी। बहुत बड़ी। चाहे वो चर्च में ईश्वर की आवाज हो या विज्ञान में डार्विन की, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। लेकिन इसमें एक कमजोरी भी थी, है ना? हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। उनकी जो मान्यताएं थीं, उनका जो विश्वास था, वो उनका अपना नहीं था। मतलब वो दिल से महसूस किया हुआ यकीन नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी और के उतारे हुए कपड़े पहन लिए हों, बस ऊपर ऊपर से मान लिया था क्योंकि ऐसा ही करने को कहा गया था। अच्छा। और फिर एंट्री होती है बर्नार्ड शॉ की। हाँ, जो इस पूरी व्यवस्था पर एक तरह से हथौड़ा लेकर टूट पड़ते हैं। वो एक नए युग का बिगुल बजाते हैं। उनका एक ही मंत्र था, सवाल करो, हर चीज को जांचो, परखो। शॉ ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुरानी नैतिकता और धर्म को पुरानी जंक संग एक स्टीम इंजन की तरह कबाड़ में फेंक देना चाहिए। ये एक बौद्धिक भूचाल था। उसने लोगों की सोच की नींव हिला दी। इसका लोगों पर क्या असर पड़ा होगा? मतलब जब किसी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाए तो कैसा महसूस होता है? बहुत गहरा असर पड़ा। शॉ के ही एक नाटक मेजो बाबरा में एक किरदार है जो कहती है, हाँ, वो कहती है, मैं उस चट्टान पे खड़ी थी जिसे मैं हमेशा रहने वाली समझती थी, और बिना एक शब्द कहे वो मेरे पैरों के नीचे से ढह गई। सोचकर ये अजीब लगता है। बिल्कुल। कई लोगों के लिए विक्टोरियन व्यवस्था का ये टूटना सिर्फ एक आध्यात्मिक खालीपन लेकर आया। उनकी स्थिरता छिन गई थी और बदले में पकड़ने के लिए कुछ भी ठोस नहीं मिला। तो जब पुराने नियम टूट गए तो इस उथल-पुथल के बीच लेखकों ने क्या किया? क्या वो भी दिशाहीन हो गए? नहीं, उन्होंने नए रास्ते खोजे, लेकिन वो रास्ते कह सकते हैं कि अलग-अलग दिशाओं में जाते थे। दो बड़े ग्रुप उभरकर सामने आए। अच्छा, जिनमें बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। हाँ, इनका मानना था जीवन के लिए कला। जीवन के लिए कला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि साहित्य कोई ड्राइंग रूम में सजाने की चीज नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति को बदलने का एक औजार है। हर शब्द का एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। सिडनी और बीट्राइस वेब जैसे लोगों ने इसी सोच के साथ सालों तक रिसर्च की, और उसी की नींव पर आगे चलकर वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का ढांचा खड़ा हुआ। तो मतलब गरीबों की मदद, सामाजिक सुरक्षा, ये सब विचार यहीं से आए। ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा भी निकला। वो क्या था? देखिए, बड़ी तस्वीर में देखें तो एक अजीब बात हुई। जो कॉमन मैन था, यानी एक आम इंसान जिसकी अपनी एक पहचान थी, वो अब मास मैन बन गया। भीड़ का एक हिस्सा। हाँ, वेलफेयर स्टेट की बड़ी बड़ी प्रशासनिक मशीनों के लिए वो बस एक नंबर या एक पंच कार्ड बनकर रह गया। जो लोग भीड़ से अलग थे, सन की, असाधारण, स्वतंत्र सोच वाले, उनकी बड़ी योजनाओं में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं थी। तो एक तरफ तो ये लोग थे जो साहित्य से समाज बदलना चाहते थे, लेकिन जाहिर है हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ थे ब्लूम्सबरी ग्रुप के लोग, वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर। हाँ, ये फेबियन सोसाइटी के एकदम उलट थे। वे कला के लिए कला के पुराने सिद्धांत को वापस लाएं कि कला का उद्देश्य समाज सुधार नहीं, बल्कि सौंदर्य और बौद्धिक आनंद है। बिल्कुल। वे कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान लोग थे और मानते थे कि कला और शिष्टाचार ही एक सभ्य जीवन की पहचान है। लेकिन उनमें एक बौद्धिक अहंकार भी था। हाँ, कह सकते हैं। वे अक्सर कम बुद्धि वाले या आम लोगों को थोड़ी हे दृष्टि से देखते थे।
ऐसा लगता था जैसे दुनिया उनकी अपनी छवि में ही बनी है। समाज की जमीनी हकीकत से उनका जुड़ाव उतना मजबूत नहीं था। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, साल 1922। हाँ, 1922। ऐसा क्या हुआ इस साल में? मतलब मुझे हमेशा लगता था कि ये साहित्य का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक ही साल में सब कुछ बदल गया। हाँ, 1922 एक तरह का साहित्यिक वाटरशेड था। इस साल 2 किताबें आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जेम्स जॉयस की यूलिसेस और टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड। बिल्कुल। इससे पहले हार्डी, किपलिंग, शॉ और वेल्स जैसे बड़े लेखक थे जिन्हें आलोचक भी सम्मान देते थे और आम पाठक भी मजे से पढ़ता था। एक रिश्ता था लेखक और पाठक के बीच। हाँ, लेकिन 1922 के बाद वो रिश्ता टूटने लगा। ऐसा क्यों हुआ? इन किताबों में ऐसा क्या था? इन किताबों के साथ साहित्य जो कभी सबका था, वो अब कुछ बुद्धिजीवियों की पहेली बनकर रह गया। ये इतनी मुश्किल और उलझी हुई थी कि आम पाठक के लिए उन्हें समझना लगभग नामुमकिन था। तो साहित्य एक तरह से एक रहस्यमय किले में सिमट गया। हाँ, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। लेखकों और आलोचकों में एक तरह का बौद्धिक अहंकार आ गया। जॉयस के एक टिप्पणीकार ने तो गर्व से लिखा था कि जॉयस ने अपनी बुद्धि को मानसिक अधोलोक की भीड़, मतलब आम पाठकों के सामने कभी नहीं झुकाया। कमाल है। और एक मजेदार किस्सा भी तो है इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, वो तो और भी दिलचस्प है। एक बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे विलियम एम्सन। अच्छा। उन्होंने टी.एस. एलियट की एक कविता पर एक बहुत गहरा सिद्धांत बना दिया। और पता चला कि वो सिद्धांत सिर्फ इसलिए बना क्योंकि किताब के तीसरे संस्करण में एक मामूली सी प्रिंटिंग की गलती थी। आप मजाक कर रही हैं? मतलब एक पूरा एकेडमिक सिद्धांत एक छपाई की गलती पे खड़ा हो गया? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि अकादमिक दुनिया असलियत से कितनी कट गई थी। वे सिद्धांतों के इतने महीन धागे बुन रहे थे जो असलियत से कोसों दूर थे। तो ये तो साहित्य की दुनिया में चल रहा था, लेकिन असल दुनिया में क्या हो रहा था, खासकर 2 विश्व युद्धों के बाद? दूसरे विश्व युद्ध के बाद की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वेलफेयर स्टेट की स्थापना हुई। लोगों को सामाजिक सुरक्षा का वादा किया गया। नौकरी, अच्छी तनख्वाह, सरकारी सुविधाएं, एक आदर्श दुनिया का सपना। हाँ, और माना यह गया था कि जब पेट की चिंता नहीं होगी तो लोग खुश और संतुष्ट रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं, हुआ इसका उल्टा। अच्छा। वेलफेयर स्टेट ने आर्थिक सुरक्षा तो दी, लेकिन लोगों में खुशी की जगह एक अजीब सी उदासी और असंतोष भर गया। अपराध जिन्हें पहले गरीबी का नतीजा मानते थे, वो समृद्धि आने के बाद और बढ़ गए। और इसी के साथ जन्म हुआ उपभोक्तावाद का, कंज्यूमरिज्म का। हाँ, पड़ोसियों से आगे निकलने की होड़। मतलब मेरे पास बड़ा टीवी है तो पड़ोसी को मुझसे भी बड़ा टीवी चाहिए। सही पकड़ा। और इसे पूरा करने के लिए किश्तों पर सामान खरीदने का चलन शुरू हुआ। लोगों को लगने लगा कि ज्यादा सामान खरीदने से ही खुशी मिलेगी। और जाहिर है विज्ञापन की दुनिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया होगा। मैंने सुना है उन्होंने डेप्थ साइकोलॉजी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये डेप्थ साइकोलॉजी क्या भला थी? हाँ, डेप्थ साइकोलॉजी का मतलब है कि विज्ञापन अब सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि साबुन से मैल साफ होता है। तो फिर वो क्या कर रहे थे? वे हमारे गहरे डर, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे सपनों को निशाना बना रहे थे। वे आपको बियर नहीं बेच रहे थे, वे आपको दोस्ती और कामयाबी का एहसास बेच रहे थे। वे चॉकलेट नहीं बेच रहे थे, वे प्यार का एहसास बेच रहे थे। बिल्कुल। उत्पाद की गुणवत्ता से ज्यादा जरूरी हो गया था कि वो आपके अवचेतन मन पर क्या असर डालता है। ये तो बहुत खतरनाक खेल है। क्या उस वक्त किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई? जताई थी। नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स जैसी संस्थाओं ने गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि कैसे विज्ञापनों में सिगरेट पीने को मर्दानगी से जोड़ा जा रहा है। और लड़कियों को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे उनका एकमात्र उद्देश्य पुरुषों को आकर्षित करना हो। हाँ, वे बच्चों पर इसके भावनात्मक प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित थे। लेकिन ये आवाज बाजार के शोर में दब गई। तो एक ऐसा समाज है जो आर्थिक रूप से सुरक्षित है लेकिन अंदर से खोखला। हाँ, विज्ञापन लगातार भावनाओं से खेल रहे हैं। ऐसे में जो युवा पीढ़ी आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्रोह कर दिया। बीटनिक्स जैसे समूह सामने आए। ये वो लोग थे जो कह रहे थे हमें आपकी नौकरी, आपका घर, आपके नियम कुछ नहीं चाहिए। वो समाज के हर बने बनाए ढर्रे के खिलाफ थे। हाँ, एक तरह का संपूर्ण विद्रोह। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी तो है। अगर आप समाज को पूरी तरह नकार रहे हैं तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? यही तो सबसे बड़ी विडंबना थी।
वे उसी समाज पर खाने पीने, कपड़े और यात्रा करने के लिए निर्भर थे जिसे वे तुच्छ समझते थे। व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे जिसे वे नष्ट करना चाहते थे। और अधिकार के प्रति ये तिरस्कार ये हर जगह फैल गया होगा। हर जगह। व्यंग्य यानी सटायर, जो कभी समाज सुधार का एक ताकतवर हथियार हुआ करता था, अब सिर्फ मजाक उड़ाने और अपमान करने का जरिया बन गया। हाँ, किसी की खिल्ली उड़ाना आसान था और ये बहुत लोकप्रिय हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज का प्रभाव बहुत बड़ा, मनोविश्लेषण यानी साइकियाट्री। हाँ, ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया एक विशाल क्लिनिक है और हर कोई एक मरीज है जिसका इलाज होना बाकी है। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। हालत ये हो गई कि जो चीज असामान्य थी उसी को सामान्य माना जाने लगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, हम विक्टोरियन युग की उस चट्टान जैसी निश्चितता से शुरू हुए और एक ऐसी दुनिया में आ गए जहां सब कुछ सवालों के घेरे में था। एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान ने तरक्की भी दी और परमाणु बम जैसे विनाश के हथियार भी। साहित्य जो कभी सपटा हुआ करता था, अब कुछ बुद्धिजीवियों की पहेली बन गया। और समाज जो ज्यादा सुरक्षित था, ज्यादा बेचैन हो गया। बिल्कुल। और अंत में लेखक एक बहुत ही उत्तेजक विचार हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे विक्टोरियन युग हमसे समय में दूर होता जा रहा है, तो हम उसे ज्यादा साफ नजर से देख पा रहे हैं। हाँ। तो एक सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम उनका पाखंड या दिखावा कहते थे, वो असल में प्रशंसनीय संयम और शालीनता थी? आज के बेशर्म दिखावे और अपनी निजी जिंदगी को भी सार्वजनिक करने की होड़ के मुकाबले शायद वो एक बेहतर तरीका था। ये सोचने पर मजबूर करता है। वाकई ये विश्लेषण 1960 के दशक के आसपास आकर खत्म होता है, लेकिन ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है। तब से लेकर आज तक अधिकार के प्रति तिरस्कार, विज्ञापन का प्रभाव और व्यक्तिवाद का ये चलन कैसे और कितना आगे बढ़ा है? क्या साहित्य आम पाठक के पास वापस लौटा है या वो खाई और भी गहरी हो गई है?